नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू अब सीधे जेल जाएंगे? एक तरफ जंग रुकने की आहट है तो दूसरी तरफ रविवार से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में अदालत का शिकंजा कसने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि हॉर्मुज की लहरों से लेकर रूस यूक्रेन के बॉर्डर तक युद्ध विराम के नए आदेशों ने दुनिया को चौंका दिया है। इधर भारत में भी एक बड़ा धमाका हुआ है। सबसे ज्यादा सवाल ये थे, क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकती है? तो अब बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश ने इसी पर एक फैसले से नींद उड़ा दी है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में तो जैसे भूचाल आया हुआ है। वोटर डिलीशन से बवाल, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा और ओवैसी का चुनाव से ठीक पहले गठबंधन तोड़ना, इन सभी बड़ी खबरों की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस खास बुलेटिन के अंत तक। अब जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ईरान से युद्ध विराम और फंसे नेतन्याहू, शुरू हुआ भ्रष्टाचार केस, रविवार से सुनवाई शुरू। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम, पुतिन ने किया ऐलान, 32 घंटे तक रुकेगी जंग। इस्लामाबाद शांति वार्ता से पहले लेबनान पर इजराइल नरम, नेतन्याहू बोले होगी बातचीत। क्या हैक हो सकती है ईवीएम? मुंबई में होगी जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, एसआईआर के बाद खेल खत्म। शुरू करते हैं नेतन्याहू के जेल जाने को लेकर बन रहे खतरों से। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही है। इजराइल में इमरजेंसी खत्म होते ही नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ी हैं। ईरान के साथ युद्ध टलने के बाद वहां जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटा, स्कूल और दफ्तर खुल गए हैं और अदालतों ने भी काम करना शुरू किया, ऐसी खबर है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भ्रष्टाचार वाले पुराने केस की सुनवाई रविवार से फिर शुरू होगी। उन पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। नेतन्याहू इन सभी आरोपों को गलत बताते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कोर्ट जाना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उनके लिए माफी की सिफारिश भी कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि बार बार कोर्ट जाने से नेतन्याहू अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। उधर इजराइल के राष्ट्रपति कार्यालय ने माफी की अर्जी पर कानूनी राय मांगना शुरू कर दिया है। हालांकि कानूनन केस के बीच में माफी मिलना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। इस बीच इजराइल में अक्टूबर में होने वाले चुनावों की चर्चा भी तेज हो गई। सर्वे बता रहा है कि नेतन्याहू की सरकार इस बार सत्ता से बाहर हो सकती है। अब देखना होगा कि जंग से बचे नेतन्याहू अपनी कुर्सी और कानून से कैसे बचते हैं। इजराइल में ही फंसे नेतन्याहू अब लेबनान से बातचीत करने जा रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से कहा कि वो लेबनान के साथ जल्द से जल्द चर्चा शुरू करें। यह बातचीत मुख्य रूप से हिजबुल्लाह को निहत्था करने पर केंद्रित होगी। इजराइल चाहता है कि दोनों देशों के बीच अब शांति भरे रिश्ते कायम हों। नेतन्याहू के मुताबिक लेबनान की तरफ से बार बार सीधी बातचीत की अपील की गई थी। इजराइल ने लेबनान के पीएम की उस मांग का भी स्वागत किया जिसमें उन्होंने बेरूत को पूरी तरह से हथियार मुक्त बनाने की बात कही थी। नेतन्याहू के बयान से पहले ईरान के स्पीकर ने साफ कहा था कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखेगा तो ना तो कोई युद्ध विराम होगा, ना ही कोई बातचीत होगी। हालांकि अब नेतन्याहू के फैसले के बाद शांति की नई उम्मीद जाग गई है और इस्लामाबाद में भी बातचीत सफल होने की उम्मीद है। क्या लेबनान से बातचीत करने का आदेश नेतन्याहू को ट्रंप ने दिया? रिपोर्ट तो ऐसा ही कह रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो लेबनान पर हमले कम करें और बातचीत शुरू करें। वो चाहते हैं कि लेबनान के साथ बैठकर हिजबुल्लाह को निहत्था करने पर चर्चा हो। इसी दबाव के बाद नेतन्याहू ने लेबनान से सीधे बातचीत करने का मन बनाया। जेडी वेंस ने भी कहा कि इजराइल अब लेबनान में थोड़ा संयम बरतने को तैयार है। हालांकि इजराइल के अधिकारियों ने साफ कहा कि फिलहाल कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, यानी एक तरफ बम बरसते रहेंगे और दूसरी तरफ शांति की मेज सजेगी। इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत की खबर ने पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता को नई संजीवनी दे दी। अब तक लेबनान पर हो रहे हमलों की वजह से अमेरिका और ईरान की बैठक पर संकट मंडरा रहा था। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। ईरान का कहना था कि लेबनान में बमबारी करके इजराइल युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ रहा है। लेकिन अब इस्लामाबाद में सुरक्षा के बीच होने वाली महाबैठक की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। पाकिस्तान भी पर्दे के पीछे से लगातार कोशिश कर रहा था कि दोनों पक्ष मेज पर आए। इजराइल के इस कदम को ईरान के गुस्से को शांत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।
शांति वार्ता के बीच ईरान के उपविदेश मंत्री खतीबजादा ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कल रात ईरान इजरायली हमलों का करारा जवाब देने ही वाला था। इजरायल ने लेबनान में बमबारी कर युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ दिया था। ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल करीब था, लेकिन ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने बीच में आकर दखल दी और ईरान को रोक दिया। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से एक बड़ा हमला टल सका। पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी तरह अमेरिका और ईरान की बातचीत सफल हो जाए। अगर ईरान जवाबी हमला कर देता तो शांति की सारी कोशिशें मिट्टी में मिल जाती। युद्ध से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। बुलेटिन में आगे देखिए। युद्ध विराम का असर, ईरानी हैकर्स ने अमेरिका पर हमले रोके। हॉर्मुज की राह अब भी मुश्किल, तेल सप्लाई पर संकट बरकरार। ट्रंप पर नकेल कसने की तैयारी फेल, संसद में हंगामा। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम, पुतिन ने किया ऐलान। शांति वार्ता और सीजफायर को देखते हुए अब ईरानी हैकर्स ने भी शांति का रास्ता अपनाया। ईरान के सबसे खतरनाक हैकर ग्रुप हंडाला ने अब अमेरिका पर साइबर हमले रोकने का फैसला किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी मानती है यह ग्रुप सीधे ईरानी सरकार के लिए काम करता है। इस ग्रुप ने हाल ही में अमेरिका की बड़ी कंपनियों और अधिकारियों के डेटा में सेंध लगाई थी। अब उनके टेलीग्राम चैनल पर एक नया संदेश आया जिसमें टकराव टालने की बात कही गई। हैकर्स का कहना है कि वो अपने नेतृत्व के आदेश पर अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन रोक रहे हैं। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को अच्छी तरह जानती है। भले ही अमेरिका को राहत मिली हो, लेकिन इजरायल के लिए खतरा अभी टला नहीं है। हैकर्स ने साफ कर दिया कि इजरायली सिस्टम पर उनके हमले पहले की तरह जारी रहेंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बाद भी समंदर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या लगातार घट रही है। बुधवार को जहां सिर्फ 5 जहाज यहां से निकले तो गुरुवार को केवल 7 ही गुजर पाए। दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुकने से अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात ये हैं कि 300 से ज्यादा तेल के टैंकर अभी भी समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए हैं। करीब 600 से ज्यादा जहाज उस ब्लॉक के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शिपिंग कंपनियों को डर है कि युद्ध विराम के बावजूद यहां से गुजरना अभी खतरनाक है। कंपनियों को लगता है कि कभी भी दोबारा गोलीबारी शुरू हो सकती है। अमेरिकी संसद में विपक्षी डेमोक्रेट्स ट्रंप की युद्ध शक्तियों को कम करने में नाकाम रहे क्योंकि रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। विपक्षी डेमोक्रेट्स चाहते थे कि ट्रंप बिना संसद की मर्जी के ईरान के खिलाफ जंग ना छेड़ सके। इसके लिए वो छुट्टी छोड़कर वॉशिंगटन पहुंचे और वोटिंग की कोशिश की, लेकिन सदन की अध्यक्षता कर रहे रिपब्लिकन नेता ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सत्र को बिना किसी चर्चा के तुरंत खत्म कर दिया। इस पर डेमोक्रेट सांसद डेबोरा रॉस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना है कि ट्रंप की मनमानी को रोकना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो बिना किसी जवाबदेही के युद्ध जारी रहेंगे। फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, लेकिन डेमोक्रेट्स ने अभी हार नहीं मानी है। वो अगले हफ्ते सीनेट में फिर से इस मुद्दे पर वोटिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अमेरिकी संसद राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती कर पाती है या नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर के मौके पर 32 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया। यह फैसला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक खास अपील के बाद लिया गया। जेलेंस्की ने त्योहार के दौरान एक दूसरे पर हमले रोकने का प्रस्ताव दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच ये बातचीत अमेरिका की मध्यस्थता से चल रही है। अब पुतिन ने अपनी सेना को शनिवार शाम से युद्ध विराम का आदेश दिया। ये शांति रविवार की रात तक जारी रहने की योजना बनाई गई है। पिछले साल भी ईस्टर पर युद्ध विराम की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही। दोनों देशों ने तब एक दूसरे पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया था। इस बार भी पुतिन ने अपनी सेना को अलर्ट पर रहने को कहा है। अब बुलेटिन में खबरें चुनाव से, आगे देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खोलेंगे इस्तेमाल हुए ईवीएम। बंगाल में बिना ट्रिब्यूनल कैसे इंसाफ, लाखों वोटरों की मुश्किल। ओवैसी का बंगाल में फैसला, हुमायूं कबीर से गठबंधन खत्म। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, एसआईआर के बाद खेल खत्म। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी। यह बड़ा फैसला कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान की याचिका पर आया है। नसीम खान साल 2024 का विधानसभा चुनाव बहुत ही कम अंतर से हार गए थे। उन्होंने चुनाव के नतीजों को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब कलेक्टर ने मशीनों की डायग्नोस्टिक जांच का आदेश दिया है। इसके लिए मैंगलोर से ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के एक्सपर्ट मुंबई बुलाए जाएंगे।
नसीम खान खुद अपनी टीम के साथ मशीनों की मेमोरी और कंट्रोल यूनिट को चेक करेंगे। ये देखना चाहते हैं कि क्या ये वोटिंग के दौरान मशीनों में कोई छेड़छाड़ हुई थी। चुनाव आयोग के अधिकारी भी 16 और 17 अप्रैल को होने वाली इस जांच में मौजूद रहेंगे। बोरीवली के एक सरकारी गोदाम में मशीनों के माइक्रो कंट्रोलर की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। पूरे देश में यह पहला मामला है जब किसी अदालत ने इस्तेमाल हुई मशीनों को खोलने की इजाजत दी है। कांग्रेस लंबे समय से चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाती रही है। अब इस जांच के नतीजों पर पूरे देश के राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अब पूरी तरह फ्रीज कर दी गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद करीब 89 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। इनमें से 27 लाख से ज्यादा नामों को जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद अयोग्य करार दिया गया। अब बंगाल में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 77 लाख रह गई है। गुरुवार आधी रात तक चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की लिस्ट पर भी मोहर लगा दी, लेकिन अफसोस की बात यह कि सुनवाई के लिए वादे के मुताबिक ट्रिब्यूनल अब तक शुरू नहीं किए गए। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन अपील करने के बाद अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब तक सिर्फ 3 बड़े नाम ही लिस्ट में वापसी हो चुकी है उनके नामों की। इनमें फरक्का से कांग्रेस के मोतबा शेख और रतुआ के मोत्ताकिन आलम शामिल हैं। नादिया से एक और उम्मीदवार केशबुद्दीन शेख का नाम भी ट्रिब्यूनल के आदेश पर वापस जुड़ा। बाकी लाखों आम लोग सरकारी दफ्तरों के बाहर अपनी आईडी लेकर चक्कर काट रहे हैं। आयोग का कहना है कि अब लिस्ट में कोई भी नया बदलाव नहीं किया जाएगा। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और हजारों लोग बिना वोट के रह गए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एसआईआर के बाद लड़ाई पूरी खत्म हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में चुनाव कभी निष्पक्ष नहीं हुए। राज्य सरकार अपनी मशीनरी का जमकर गलत इस्तेमाल करती रही। हालांकि चुनाव आयोग और केंद्रीय बल वहां पूरी तरह तैनात थे। शुभेंदु के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी के बीच फासला कम हुआ है। दोनों पार्टियों के बीच अब सिर्फ 40 लाख वोटों का गैप है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस लड़ाई अब सिर्फ 2% की बची है। शुभेंदु का मानना है कि एसआईआर के बाद सारा खेल खत्म हो गया। अब बंगाल में सनातनी वोटर तेजी से एकजुट हो रहे हैं। पहले यह आंकड़ा 54% था, जो अब 84% हो गया है। करीब 90% सनातनी लोग अब बीजेपी को वोट देने को तैयार हैं। शुभेंदु अधिकारी का यह दावा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बंगाल चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लेते हुए हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ दिया। दरअसल एक स्टिंग वीडियो आने के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बीजेपी नेताओं से संपर्क की बात कर रहे हैं। हालांकि कबीर ने इस वीडियो को फर्जी और एआई से बना हुआ बताया, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने इसे मुस्लिम समुदाय की ईमानदारी पर चोट माना। पार्टी का कहना है कि वो ऐसे किसी भी नेता के साथ नहीं रह सकते जिसकी निष्ठा पर सवाल हो। इसी वजह से ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ होने वाली अपनी सभी रैलियां भी रद्द कर दी। अब ओवैसी की पार्टी बंगाल के चुनाव में किसी के साथ समझौता नहीं करेगी। सुबह 11 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.